हेलो व्यूवर्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग साइंस। तो सभी व्यूवर्स का, सभी फ्रेंड्स का और ख़ासकर मेरे 9th क्लास के डियर स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी 9th क्लास के बच्चे जानते ही हैं और मेरे दूसरे व्यूवर्स भी जानते हैं कि अभी मैं 9th क्लास के चैप्टर्स की जो साइंस की चैप्टर्स की जो एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है सभी चैप्टर्स की उसकी सीरीज़ बना रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का चैप्टर लेके आया हूँ मैं, चैप्टर 5। ठीक है, तो आज है 9th क्लास के साइंस के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो इस चैप्टर का टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में लेके आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप सभी व्यूवर्स को, आप सभी 9th क्लास के बच्चों को अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ आएंगे और आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सारे प्रश्न तभी समझ आ पाएंगे। और हाँ, जिन व्यूवर्स ने पिछले वीडियोस मिस किए हैं चैप्टर 4 तक के, तो वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, वहाँ पे मैंने सबके लिंक दे रखे हैं, तो जिनको देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के चैप्टर का, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो इनमें से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी है आपका विषाणु, ऑप्शन सी है अमीबा, या ऑप्शन डी है शुक्राणु। तो इनमें से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, विषाणु को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणसूत्र बने होते हैं। अब जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं वो बने होते हैं, ऑप्शन ए डीएनए से, ऑप्शन बी आरएनए से, ऑप्शन सी प्रोटीन से, या ऑप्शन डी डीएनए तथा आरएनए दोनों से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डीएनए तथा आरएनए से। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द वर्क ऑफ अ राइबोसोम। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है यह केवल हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, ऑप्शन बी यह हार्मोन तथा स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ऑप्शन सी यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो राइबोसोम का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यह हार्मोन तथा स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो ये कार्य वो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इनमें से किसका संबंध अंतःद्रवी जालिका से नहीं है? अंतःद्रवी जालिका जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, उनसे इसका संबंध नहीं है। आपके ऑप्शन है, यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों को पहुंचाती है। ठीक है, अंतःद्रवी जालिका जो है ये कार्य करती है या नहीं? ऑप्शन बी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, ऑप्शन सी अंतःद्रवी जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का स्थल हो सकती है, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अंतःद्रवी जालिका जो है किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी, यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल हो सकती है। तो ये कार्य जो है अंतःद्रवी जालिका नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह रहा, परासरण की सही परिभाषा पहचानिए। आपके पास 4 डेफिनेशन दे रहा हूँ, इनमें से परासरण की सही डेफिनेशन पहचानिए आपने। ऑप्शन ए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान में जाना। ऑप्शन बी है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अणुओं के निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान में जाना। ऑप्शन सी है, विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान में जाना, या ऑप्शन डी है, पारगम्य झिल्ली द्वारा अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना। देखिए मिले जुले हैं, पर ध्यान से देखिएगा, आपको सही आंसर बिल्कुल पता लग जाएगा। तो परासरण होता क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेमी परविएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अणु के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान में जाना। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ऑप्शन ए
रसधानी के चारों ओर, या ऑप्शन बी लाइसोसोम के चारों ओर, या ऑप्शन सी लवक के चारों ओर, या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर। इनमें से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का या यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन का आवरण होता है? तो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक यूनिसेलुलर झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 7, गलत वाक्य को ढूंढिए। यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग। ऑप्शन ए, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए यह अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। ऑप्शन बी क्या है? गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स। ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ये गलत वाक्य ढूंढा इनमें से आपने, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। ये वाक्य गलत है, बाकी सारे वाक्य ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर सही वाक्य ढूंढिए। अब आपने राइट स्टेटमेंट को फाउंड करना है। ऑप्शन ए आपकी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका या चिकनी अंतःद्रवी जालिका क्रमशः लिपिड तथा प्रोटीन से बनी हुई होती है। ऑप्शन बी है लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम खुरदरी अंतःद्रवी जालिका से बने हुए होते हैं। ऑप्शन सी है अंतःद्रवी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। तो आपको इनमें से सही जो स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या लगता है कौन सी सही स्टेटमेंट होगी? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम खुरदरी अंतःद्रवी जालिका से बने हुए होते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम, या ऑप्शन डी चिकनी अंतःद्रवी जालिका। तो इन चारों में से जो है कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो हमारे हार्मफुल मटेरियल होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको विष रहित यानी उनको साफ करने में सहायता करता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका, ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण द्वारा, ऑप्शन सी राइबोसोम के द्वारा, या ऑप्शन डी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा जो है प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन डी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। जो प्रोकैरियोट है उनका अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है केंद्रकाभ, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी केंद्रिका, या ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। इनमें से क्या कहलाता है वो? तो राइट आंसर क्या होगा? केंद्रकाभ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केंद्रकाभ। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोशिकांग को सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में सहायता करता है। इनमें से कौन? ठीक है, कोशिकांग कौन सा कोशिकांग है जो सरल शर्करा को यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो ऑप्शन ए या बदलने में सहायता करता है। ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडीज यानी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से कौन ऐसा कोशिकांग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्जी बॉडीज। गोल्जी उपकरण जो है सिंपल स्टार्च को या शर्करा को कॉम्प्लेक्स स्टार्च में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी अपशिष्ट उत्सर्जन, ऑप्शन सी गमन, या ऑप्शन डी कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो रसधानी नहीं करती? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गमन। ठीक है, गमन जो है रसधानी का कार्य नहीं है, बाकी तीनों कार्य रसधानी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। अब आपको पता है अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वही कोशिकता, ठीक है, यानी वही कोशिकता। दूसरा है आपका प्रद्रव्यलन, और तीसरा यानी सी ऑप्शन है आपका अंतः कोशिकता, एंड चौथा है ए और बी दोनों, ठीक है। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है? उसको क्या कहा जाता है? अमीबा के भोजन खाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतः कोशिकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सही ऑप्शन है अंतः कोशिकता। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी है? ठीक है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। इनमें से किसकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से नहीं बनी है? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आम वृक्ष की, ऑप्शन बी कैक्टस की, ऑप्शन सी हाइड्रिला की, या ऑप्शन डी जीवाणु की। तो इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है दैट इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पर। सिल्वर नाइट्रेट का घोल निम्न में से किसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है? डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चन वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। यदि कोई प्रश्न में कोई डाउट हो, किसी प्रकार की आपको कोई क्वेरी हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी द कमेंट एज कैन आई रिप्लाई योर आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो है निम्न में से किसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए रहेगा आपका अंतःद्रव्य जालिका के अध्ययन में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया के अध्ययन में, ऑप्शन सी केंद्रक के अध्ययन में, या ऑप्शन डी गोल्जी बॉडीज के अध्ययन में या गोल्जी उपकरण की स्टडी में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गोल्जी उपकरण के अध्ययन में हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल को या सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है कौन है? आपके ऑप्शन क्या है? ए गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी अंतःद्रव्य जालिका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो कौन सा अंगक है न्यूक्लियस के अलावा जिसमें डीएनए होता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो है हरित लवक डीएनए होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? व्यूअर्स और खासकर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जो 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये कॉमनली मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आउट ऑफ विच फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी हरित लवक को, ऑप्शन सी केंद्रक को, या ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण को। तो इनमें से किसे कोशिका की रसोई कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। अब रसोई का मतलब होता है जहाँ पे खाना बनता है। तो पेड़ पौधों खाना कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में, और पत्तियों में कौन सी चीज होती है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इसलिए हरित लवक को कहा जाता है कोशिका की रसोई। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत कॉमन है, आपको सबको पता होगा शायद। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन विच इज कॉल्ड द एनर्जी या पावर हाउस ऑफ अ सेल? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडीज या गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी है आपका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, या ऑप्शन डी है आपके पास लाइसोसोम्स। तो इनमें से किसको कहा जाता है ऊर्जा घर? बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका की आत्मघाती किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। ठीक है, जो सुसाइडल बैग होते हैं या आत्मघाती थैली होती है, कौन सी होती है सेल की? ऑप्शन है आपके पास ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी केंद्रक, या ऑप्शन डी लाइसोसोम्स। तो इनमें से किसे कहा जाता है आत्मघाती थैली? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। आत्मघाती थैली कहा जाता है कोशिका की लाइसोसोम को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रिवर्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। कोशिकाओं में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिकाओं को लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है
खुरदरी अंतःद्रावी जालिका के द्वारा, ऑप्शन बी है लवक द्वारा, ऑप्शन सी है चिकनी अंतःद्रावी जालिका द्वारा, या ऑप्शन डी है गोल्जी उपकरण द्वारा। तो किसके द्वारा जो है लिपिड अणुओं को संश्लेषित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, चिकनी अंतःद्रवी जालिका द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में होने की बात किसने बताई थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नई कोशिका का जो निर्माण होता है ना, वो पुरानी जो कोशिका होती है बॉडी में उसमें ही होता है। ये किसने बात कही थी? तो इसके ऑप्शन देने से पहले सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टिल द एंड। आप पूरा देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे और हर चीज़ आपको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, खासकर 9th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चों ने, तो वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया हुआ है, फिर वो मिस नहीं कर पाएंगे उसको। और अगर इस चैप्टर के पीछे जो 4 चैप्टर हैं उनको अगर किसी ने मिस किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं मैंने सभी वीडियोज़ के, तो काइंडली आप वहाँ जाएँ, उनको देखें। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था आपसे, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में होने की बात किसने बताई थी? आपके ऑप्शन है हुक ने बताई थी, ऑप्शन बी है आपका विर्चो ने बताई थी, ऑप्शन सी है आपका हेकेल ने बताई थी, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास मेंडल ने। ठीक है, तो नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में होने की बात बताई थी आपकी ऑप्शन बी विर्चो ने। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी विर्चो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, सेल प्रिंसिपल निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए विर्चो ने, ऑप्शन बी स्लाइडन एवं स्वान ने, ऑप्शन सी हुक ने, या ऑप्शन डी हेकेल ने। तो जो सेल का सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत था वो दिया था ऑप्शन बी स्लाइडल एवं स्वान ने। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, या फिर ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो एकमात्र कोशिकांग है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है या कोशिकांग है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन आपके पास ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण, या ऑप्शन डी है आपके पास हरित लवक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम के वहाँ जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। व्यूअर्स, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचते हैं, ध्यान से इनको देखिएगा और आपका 5वां चैप्टर जो टॉप 30 क्वेश्चन मैंने निकाले थे इस चैप्टर के इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये रहा 26वां प्रश्न आपके सामने, 1 माइक्रोमीटर कितना मीटर होता है या कितना होता है? ये आपके सामने ऑप्शन दूंगा मैं। 1 माइक्रोमीटर में होता है ए, अब ये 10-7 नहीं है, थोड़ा लिखने में नहीं सही हो पाया, ये 10⁻⁻⁷ मीटर है। ऑप्शन बी है 10⁻⁻�6 मीटर, या ऑप्शन सी 10⁻⁻9 मीटर यानी 10 की शक्ति -9 मीटर, या डी 10 की शक्ति -8 मीटर। तो इनमें से माइक्रोमीटर का 1 माइक्रोमीटर कितने बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये ऑप्शन सी लिखा है मैंने, बल्कि ऑप्शन बी होगा है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी है 10⁻⁻6 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थोड़ा मेरा गले में खराश है इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा, एनीवे डिस्टर्बेंस ना हो तो इसको मैं ध्यान रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका? लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन बी अंतःद्रावी जालिका से, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण से, या ऑप्शन डी केंद्रक से। तो लाइसोसोम कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर क्या है आपका? गोल्जी बॉडी से। लाइसोसोम जो है गोल्जी बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए व्यूअर्स, सजीव कोशिकाएं किसके द्वारा खोजी गई? देखिए जनरली हम जानते हैं कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट, राइट, बट सजीव कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन बी
रॉबर्ट डाउन द्वारा, ऑप्शन सी ल्यूवन हुक द्वारा, या ऑप्शन डी पुरकिंजे द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ल्यूवन हुक द्वारा जो है सजीव कोशिकाओं की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक ने खोज जरूर की थी, पर वो की थी डेड सेल ऑफ द बार्क, पेड़ की जो छाल की जो मृत कोशिकाएं थी उनकी खोज सबसे पहले खोज हुआ और उन्होंने की थी। बट उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ऑफ बार्क ऑफ ट्री, बट सजीव कोशिकाओं जो लाइव सेल्स है उसकी खोज की सबसे पहले ल्यूवन हुक ने। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दिस इज अगेन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी कॉमन क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन है, ऑप्शन बी न्यूरॉन है, ऑप्शन सी कॉर्निया है, या ऑप्शन डी ये सभी हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखिए, अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके सेम ही रहेंगे। ऑप्शन ए आंख, वैसे होता नहीं है, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। पहली बड़ी कोशिका मैंने बता दी, वो थी आपकी न्यूरॉन। तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? नेफ्रॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी कोशिका होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का होता है हमारी किडनी में, गुर्दे में हमारा एक पार्ट होता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे शरीर की। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप सभी व्यूवर्स ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और खासकर मेरे 9th क्लास के बच्चों ने इसको अच्छी तरह से देखा होगा और 30 के 30 क्वेश्चनों को समझकर पक्का किया होगा। अगर आप इसी तरह इन वीडियोस को देखते रहे और हर चैप्टर वाइज जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, एक नंबर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को उनको अच्छे से समझते रहें, तो आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन होने हैं जिसमें आपके पहले 15 क्वेश्चन आते हैं वो एक नंबर वाले होते हैं, तो उन क्वेश्चनों के आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। डेफिनेटली आई विल बी बैक वेरी सून with lot more such video. Till then, stay tuned. It's bye from my side. Bye bye.